हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि स्मॉग और फॉग दोनों का मिक्सचर होता है तो स्मॉग बनता है। स्मॉग प्लस फॉग दोनों का मिक्सचर होता है तो स्मॉग बन जाता है। और स्मॉग में क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग। तो क्लासिकल स्मॉग क्या है वो तो हम लोगों ने देख लिया कि जब क्लाइमेट है वो कूल होता है, ह्यूमिड होता है, तो SO2 मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड और फॉग प्लस स्मॉग सबका मिक्सचर होता है। तो जो मिक्सचर है उसको हम क्लासिकल स्मॉग बोल सकते हैं। और क्लासिकल स्मॉग जो है वो क्लासिकल स्मॉग में SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए उसको रिड्यूसिंग स्मॉग भी बोलते हैं। अब उसके बाद है फोटोकेमिकल स्मॉग। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में भी हम लोगों ने देखा था कि जब वेदर है वो वार्म होता है, वार्म क्लाइमेट होता है और सनी वेदर होता है, तब फोटोकेमिकल स्मॉग है वो फॉर्म होता है। अब जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें क्या है, NO2 होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं और स्मॉग होता है, सबका मिक्सचर मिलता है हमें। तब जो फॉग फॉर्म होता है उसको हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। अब जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें जो NO2 है वो NO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हम ये वाले फॉग को बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। ये वाले स्मॉग को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग। तो क्लियर, डिफरेंट पूछ लेते हैं आप लोगों को कि क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के बीच का जो डिफरेंट है वो डिफरेंट आपको लिखना होता है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 3 मार्क्स में भी आता है। तो क्लियर स्मॉग। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो कैसे फॉर्म होता है, तो मैंने बताया कि जो NO2 है मतलब कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर जब सन के HV रेज आते हैं तब ये जो NO2 है वो NO2 में से NO और ऑक्सीजन का एटम निकलता है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जो NO2 है, क्योंकि मैंने बोला कि वार्म वेदर चाहिए, वार्म वेदर होगा तब सनलाइट प्रेजेंट होगी, तो ये NO2 पर सन के HV रे आते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल निकलता है। अब ये जो ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है वो सिंगल मॉलिक्यूल क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन का सिंगल जो मॉलिक्यूल है, सिंगल जो एटम है, मॉलिक्यूल नहीं एटम बोल सकते हो, कि ऑक्सीजन का सिंगल जो एटम है वो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन देते हैं और O3 गैस बनाते हैं। ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, यहाँ भी गैसियस फॉर्म होता है। मतलब कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो एटम है वो दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन के बाद हमें क्या मिलता है, ओजोन मिलता है। बट अभी तो हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फियर की। ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन है वो यूजफुल नहीं होता है, बट वो पॉल्यूटेंट है। हाँ, ओजोन हमें स्ट्रेटोस्फियर में मिल जाए तो वहां पर वो यूजफुल है, बट यहाँ पर जो O3 है वो O3 तो हमारे लिए कोई मतलब O3 का कोई मतलब है नहीं। अब क्या होता है कि ये जो NO है वो NO भी O3 के साथ रिएक्शन करता है और NO2 और O2 मिलता है। मतलब कि यहाँ पर जो O3 बना वो O3 यहाँ से जो नाइट्रिक ऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन देता है और हमें NO2 और O2, मतलब कि ये सारी जो रिएक्शन है वो चेन स्ट्रक्चर में होती, चेन पूरी साइकिल है वो कंटिन्यूअस चलती है। अब क्या होता है कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये हाइड्रोकार्बन है वो भी यहाँ से जो ओजोन निकलता है वो ओजोन के साथ रिएक्शन देते हैं। सपोज मैं सोच लूँ कि एटमॉस्फेयर
मैंने ऐसे लिखा है, यहाँ पर मुझे मिल जाता है फॉर्माल्डिहाइड, 1 कार्बन है इसलिए मैं फॉर्माल्डिहाइड बोल सकती हूँ। तो शॉर्ट में मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि जब वार्म वेदर होता है, हीट होती है, एटमॉस्फेयर में हीट प्रेजेंट होती है, तब NO2 है वो NO2 डिकम्पोज होता है, टूटता है, NO बनाता है ऑक्सीजन। सिंगल एटम ऑक्सीजन कभी स्टेबल होता नहीं है, ये अनस्टेबल है। डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्शन देंगे, O3 बनाएंगे, फिर जो NO है वो भी O3 के साथ रिएक्शन करता है। एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है वो भी O3 के साथ रिएक्शन करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं जब हाइड्रोकार्बन और ओजोन की, यहाँ पर फॉर्माल्डिहाइड की बात की, उसके बाद आता है एक्रेलिन बोल सकती हूँ इसको मैं, एक्रेलिन, फिर उसके बाद अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर लिखती हूँ मैं पेन, मतलब कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। इसका स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ ऐसा है, ये वाले स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर और उसका फुल फॉर्म याद रखना। तो जो ओजोन बना है, यहाँ से ऑक्सीजन का एटम और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो जो O3 निकलता है वो O3 एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन के बाद हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी एज अ पॉल्यूटेंट बिहेवियर उनका होता है और वो भी एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब ये सारा पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है, मतलब कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो ह्यूमन बींग्स और प्लांट को बहुत इफेक्ट करता है, कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो ह्यूमन बींग में आई को डैमेज करता है, नोज डैमेज होता है, हमारा थ्रोट डैमेज होता है। तो फोटोकेमिकल के साइड इफेक्ट भी बहुत सारी है, बुक में आपको डिप में दी है। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में बढ़ ना जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री में से सोचो एक बार कि यहाँ पर जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है वो ही बनना कम हो जाएगा, तो फोटोकेमिकल स्मॉग ऑटोमेटिकली बंद होता है। तो इंडस्ट्री में से जो धुआं निकलता है उसको रिसाइकल करके फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ना चाहिए, तो ये फोटोकेमिकल स्मॉग है वो क्रिएट नहीं होता है। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है वो फोटोकेमिकल स्मॉग जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहाँ से हम निकलते हैं ना, तो जब सनी वेदर होता है, मतलब कि समर होता है, तो समर में शाम का जो टाइम होता है ना, तब पूरा स्काई है ना वो हमें रेडिश रेडिश दिखता है। वो रेडिश रेडिश जो स्काई है वो फोटोकेमिकल स्मॉग की वजह से होता है। क्लियर इतना? तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रोपोस्फियर में पॉल्यूटेंट है, ट्रोपोस्फियर में 2 टाइप्स के पॉल्यूटेंट थे, वो गैसियस फॉर्म में भी होते हैं, पार्टिकल्स फॉर्म में भी होते हैं। गैसियस फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट थे उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। और जो पार्टिकल फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उसमें हम लोगों ने देख लिया कि वाइबल, नॉन वाइबल। वाइबल में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसकी डीप में डेप्थ स्टडी हमें नहीं करने की है। फिर जो नॉन वाइबल पॉल्यूटेंट है, वो नॉन वाइबल पॉल्यूटेंट में स्मोक क्या है, डस्ट क्या है, मिस्ट क्या है, फ्यूम्स क्या है, स्मोक क्या है, उसके बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया। स्मोक भी 2 टाइप्स के होते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीडाइजिंग स्मोक और रिड्यूसिंग स्मोक। रिड्यूसिंग स्मोक को हम बोल सकते हैं क्लासिकल स्मोक, और जो ऑक्सीडाइजिंग स्मोक है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकली स्मोक। इन शॉर्ट यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर में पॉल्यूटेंट थे उसका जो स्टडी करना था वो क्लियर हुआ। अब उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में हम लोगों को पता है सिर्फ और सिर्फ ओजोन लेयर है, और अब भी हम लोगों को पता है कि ओजोन लेयर है उसका डेप्रेशन हो रहा है, मतलब कि ओजोन लेयर में अभी होल बढ़ रही है। होल बढ़ने का मेन रीजन क्या है, ओजोन लेयर जो हमारा है
उसमें अभी होल हो रहे हैं, डेप्लेशन हो रहा है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर का डेप्लेशन हो जाएगा मतलब कि जो सन में से जो यूवी रेज आते हैं वो डायरेक्ट अर्थ पर आएंगे और जो यूवी रेज है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। उस यूवी रे की वजह से हमें स्किन डिसीज हो सकते हैं, कैंसर हो सकता है, बहुत सारे डिसीज यूवी रे की वजह से होते हैं। अब देखते हैं कि ओजोन लेयर है सी लेवल से 10 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फियर था। ट्रोपोस्फियर में तो पॉल्यूशन हम लोग ही स्प्रेड करते हैं। अब जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन में जो गैसेस निकलते हैं वो गैसेस स्ट्रेटोस्फियर में भी जाते हैं और स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर को वो डैमेज करते हैं, डेप्लेशन करते हैं उसका। तो पहले तो ओजोन बनता कैसे है, तो हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है तो ओजोन बनाता है। सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, बट ये वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सेबल रिएक्शन है, इसमें से ये और इसमें से ये कंटिन्यू बनता है। ओके, तो ओजोन लेयर में होल होने की मेन वजह क्या है, तो हम लोग बहुत एसी और फ्रीज का यूज करते हैं। उसमें से हम लोगों को पता है कि सीएफसी का फुल फॉर्म बोल दे तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन बनने की ये जो वाली जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ से O3 बनता भी है, O3 ब्रेक होता है तो O2 और ऑक्सीजन हमें मिलता है। बट मैंने बोला कि ओजोन लेयर का जो डेप्लेशन हो रहा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सीएफसी में CF2CCl2 उसकी फॉर्मूला है, उसका फुल फॉर्म देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जो CFC जो है वो CFC पर जब यूवी रेस आते हैं, ऐसा बोल सकती हूँ कि ये CFC है, वो CFC पर जब यूवी रे नहीं, सनलाइट में से जो रे निकलते हैं वो आते हैं तो वो रेडिकल बनाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और उसमें से रेडिकल निकलता है। अब ये जो रेडिकल होता है उसमें से जो क्लोरीन का रेडिकल है वो एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, रेडिकल। तो यहाँ से जो Cl निकला वो Cl क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये सारे गैसियस फॉर्म में होते हैं। जो CFC है वो CFC पर जब सनलाइट पड़ती है तो वो रेडिकल के फॉर्म में आ जाते हैं, ब्रेक होते हैं। उसमें से जो क्लोरीन का रेडिकल है वो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ नहीं, जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है वो O3 के साथ रिएक्शन देता है। O3 के साथ रिएक्शन देगा तो यहाँ पर क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। बट स्ट्रेटोस्फियर में जो ऑक्सीजन गैस है वो तो यूजफुल है नहीं। हाँ, ऑक्सीजन गैस ट्रोपोस्फियर में होती तो हम लोग उसका यूज कर सकते थे, बट यहाँ पर तो क्या होता है, ऑक्सीजन यूजलेस है स्ट्रेटोस्फियर में। तो यहाँ से जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड निकला वो क्लोरीन मोनोऑक्साइड क्या करता है, वहां पर NO2 गैस होती है, वो NO2 गैस के साथ अटैच होता है और क्लोरोऑक्सो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमें मिलते हैं। अब यहाँ से जो क्लोरीन रेडिकल है वो क्लोरीन रेडिकल एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हम
एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ओजोन लेयर में होल बनाता है। अब यहाँ से जो क्लोरीन ऑक्सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला है हमें, वो भी क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर है, H2O है, तो H2O के साथ रिएक्शन करता है और पॉल्यूशन स्प्रेड करता है। तो यहाँ से हाइपोक्लोरस एसिड और HNO3 क्रिएट होता है। क्लियर? कि जो क्लोरीन का रेडिकल है, यहाँ से फिर से भी मैं बोल सकती हूँ कि ये वाला जो क्लोरो ऑक्सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा, HCl के साथ रिएक्शन होती है तो फिर एटमॉस्फेयर में क्लोरीन गैस आती है और HNO3 मिलता है। इन शॉर्ट CFC में से जो क्लोरीन का रेडिकल निकलता है वो क्लोरीन का रेडिकल है, वो जो हमारा ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर में से ऑक्सीजन का एटम निकालते हैं और उसके साथ अटैच होते हैं। अब ये पूरी जो प्रोसेस है वो साइकिलिंग चेन में होती है कि कंटिन्यू चालू ही रहती है। कंटिन्यू चालू रहती है तो क्या होता है कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें से ओजोन निकलता है और ओजोन का डेप्लेशन होता है। और हम लोगों को पता है कि ओजोन का डेप्लेशन होगा तो क्या होगा, जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट अर्थ पे आ सकती है। अभी तो क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो हमारा सुरक्षा कवच है, ऐसा बोल सकती हूँ कि ओजोन लेयर ऐसा लेयर है कि जो सन में से जो खतरनाक रे है, जो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और एनिमल्स को ज्यादा इफेक्टेड है, उसको आने से अभी रोक रहा है। बट ये भी पूरा टूट जाएगा, उसमें भी डेप्लेशन हो जाएगा, तो जो यूवी रेज है वो डायरेक्ट हम तक आ सकती है और हमारी पूरी जो सिस्टम है उसे डैमेज कर सकती है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन था वो खत्म हो गया। अब उसकी साइड इफेक्ट क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है। इसमें भी आगे रिएक्शन होती है कि ये जो हाइपोक्लोरस एसिड हमें मिला वो हाइपोक्लोरस एसिड है, वो हाइपोक्लोरस एसिड पर फिर से सन रे आते हैं, उसमें से OH का रेडिकल और क्लोरीन का रेडिकल निकलता है, फिर से वो क्लोरीन का रेडिकल है वो O3 को डैमेज करता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, फिर यहाँ पर जो Cl2 बना वो Cl2 भी क्या होता है, Cl2 पर भी सन रे गिरती है और क्लोरीन के रेडिकल निकलते हैं। मतलब कि ये वाली जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती है और हमारी जो पूरी सिस्टम है वो डैमेज होती है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने बोला कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो खत्म हो गया। अब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बाद हमारा जो आगे वाला टॉपिक है वो वाटर पॉल्यूशन का है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बाद आता है वाटर पॉल्यूशन। अब जो वाटर पॉल्यूशन है वो वाटर पॉल्यूशन कैसे स्प्रेड होता है, वाटर का हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो तो हमें पता ही है कि विदाउट वाटर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद है कि वाटर पॉल्यूशन स्प्रेड करने के लिए जो पॉल्यूटेंट है वो कौन कौन से पॉल्यूटेंट है और वो पॉल्यूटेंट है वो वाटर को कैसे पॉल्यूटेड करते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट में हम लोग देखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस भी बोल सकते हैं। और ये जो पैथोजन है वो पैथोजन वाटर को पॉल्यूटेड कैसे करते हैं, तो वाटर में बैक्टीरिया, फंगी, अल्गी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। और ऐसा पॉल्यूटेड वाटर जब हम लोग ड्रिंक करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जो बॉडी की सिस्टम है वो सिस्टम डैमेज हो जाती है, ऐसा बोल सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट।
ड्राई हो जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर जो सुएज वेस्ट में उसका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होता है तब भी उसमें से जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट है वो वाटर को पॉल्यूटेड करता है, कि वाटर पॉल्यूशन के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आता है प्लांट न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हम लोग है वो सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं, प्लांट का ग्रो बहुत अच्छी तरह हो, इसलिए सॉइल को फर्टिलाइज करते हैं। पहले तो एक्चुअली क्या होता था कि जो डिकम्पोज करके जो खातर निकलता था वो खातर से हम लोग प्लांट्स का ग्रो अच्छा हो, इसलिए जो प्लांट को ग्रो कराने की जो सॉइल है वो सॉइल को फर्टिलाइज करने के लिए उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ऐड करते थे। अब तो क्या होता है कि सारे प्लांट्स को बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिल जाए, अच्छी तरह प्लांट्स का ग्रो हो, इसलिए उसमें केमिकल ऐड करते हैं। तो जो केमिकल होते हैं वो भी वाटर को पॉल्यूटेड कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो। फिर उसके बाद है कि टॉक्सिक हैवी मेटल। टॉक्सिक हैवी मेटल मतलब कि जो इंडस्ट्री में से वेस्ट निकलता है, इंडस्ट्री में से जो गैस निकलती है, कोई हैवी मेटल होती है कि एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम जैसी वेस्ट मेटल निकलती है, वो वेस्ट मेटल को भी वो लोग वाटर में छोड़ देते हैं और वाटर होता है वो वाटर पॉल्यूटेड वाटर बन जाता है। फिर उसके बाद है सेडिमेंट्स। तो सेडिमेंट्स होते हैं वो भी वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं, कि जब इरप्शन होता है, वैल्कोनिक इरप्शन होता है, उसमें से जो सॉइल निकलती है वो सॉइल भी वाटर में मिक्स होती है और वो सॉइल है वो वाटर को पॉल्यूटेड कर सकती है। फिर उसके बाद आता है पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड्स हम लोग प्लांट में कोई डिसीज ना हो, कोई ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट को वेस्ट ना कर दे, वो प्लांट का ग्रो स्टॉप ना कर दे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स ऐड करते हैं। पेस्टिसाइड में बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं, कि फंगीसाइड्स होते हैं, हर्बिसाइड्स होते हैं, वो हम केमिकल के तौर पर प्लांट्स में ऐड करते हैं। और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वाटर है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, और सारे जो केमिकल्स हैं मतलब इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ज़्यादातर इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं, और वाटर में सॉल्युबल होने के बाद वो वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं। फिर उसके बाद है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में यूरेनियम, तो यूरेनियम है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा, वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो वाटर है वो हार्मफुल वाटर हो जाएगा। उसके बाद हीट है कि इंडस्ट्री में केमिकल रिएक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा हीट देते हैं, और वो वाली हीट है वो भी वाटर में वो लोग छोड़ देते हैं, तो हीट है वो भी वाटर को पॉल्यूटेड कर सकती है। डायरेक्ट वे में नहीं बट इनडायरेक्ट वे में हीट है वो वाटर को पॉल्यूटेड करती है। कैसे? तो जो हीट है, हीट की वजह से वाटर में जो रिएक्शन हो रही है वो वाली रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगी और वाटर पॉल्यूटेड हो जाएगा। इतना क्लियर? अब उसके बाद मेन पॉइंट देख लूँ तो है बीओडी क्या है, वाटर कैसे पॉल्यूटेड हो गए वो तो हमें पता चल गया कि वाटर के पॉल्यूटेंट कौन कौन से है वो भी पता चल गया। अब एक्चुअली बीओडी क्या है? बीओडी मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वाटर में ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मतलब कि जो वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, रिसाइकल, डिकम्पोज करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं।
तो ये डिकम्पोज करने के लिए, तो मतलब कि प्रॉपर बीओडी की मैं डेफिनेशन दूं तो क्या बोल सकती हूँ कि सर्टेन वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर। मतलब कि वाटर में ये सारे पॉल्यूटेंट्स हम लोगों ने मिक्स कर दिए हैं, वो पॉल्यूटेंट मिक्स किए, वो पॉल्यूटेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है, ये सारे ऑर्गेनिक वेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं, ये सारे पॉल्यूटेंट है उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो वाला जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन को हम क्या बोल सकते हैं, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि बीओडी मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड ऑफ ऑक्सीजन। ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मैं बीओडी बोल सकती हूँ। तो क्लियर, बीओडी क्या है। अब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का जो स्केल है वो 5 पार्ट पर मिलियन से लेस नहीं होना चाहिए। जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो तो बीओडी की अमाउंट पता चल गई कि वाटर में से जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन का बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको ब्रेक करने के लिए जो ऑक्सीजन है, तो बीओडी की वैल्यू है वो लेस देन 5 ppm, मतलब कि 5 ppm से कम होनी नहीं चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 17 ppm होनी चाहिए। मतलब कि उसकी रेंज है वो 5 to 17 ppm की होनी चाहिए। ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन जितनी होनी चाहिए। क्लियर। अब ये जो वाटर पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, उसमें केमिकल पॉल्यूशन कैसे होता है वो तो मैंने बता दिया कि ये सारे क्या है, केमिकल है। पेस्टिसाइड ऐड करते हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिशंस ऐड करते हैं, फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आते हैं, हीट आते हैं, वो सारे वाटर को पॉल्यूटेंट करते हैं। अब मेन टॉपिक है कि हमारी बॉडी को वाटर में जो TDS है, मतलब कि टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस है, वो टोटल डिजॉल्व सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट में कौन कौन सा सब्सटेंस है, वो कितना चाहिए। हम डिस्टिल्ड वाटर तो पी नहीं सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर पीते हैं तो ज़्यादा टाइम तक हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी है उसको क्या चाहिए, सॉल्ट चाहिए, मेटल भी चाहिए। तो जो हम लोग मतलब कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड चाहिए, सल्फेट चाहिए, नाइट्रेट चाहिए, और बहुत सारे अदर मेटल भी है कि जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो हम जो वाटर ड्रिंक करते हैं, वो वाटर में जो फ्लोराइड है, वो फ्लोराइड की जो क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए कि जो ज़्यादा फ्लोराइड वाला पानी हम लोग पी लेते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। तो जो फ्लोरीन के आयन जो है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो 10 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन कहाँ पर, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें 10 ppm जितना होना चाहिए। फिर जो लेड है, डायरेक्ट तो वाटर हमारे घर में नहीं आ जाता है, वाटर हमारे घर में लाने के लिए पूरी पाइपलाइन रखी होती है, और वो जो पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन लेड से बनी हुई होती है, और उसमें से जो लेड है वो लेड डिजॉल्व होता है
और जो लेड की क्वांटिटी है वो 50 ppm से ज्यादा हो जाती है तो वो वाटर हमारे लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। फिर जो सल्फेट है वो सल्फेट मतलब कि फॉस्फोरस 500 ppm से ज्यादा होने नहीं चाहिए। कि ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जो सल्फेट के सॉल्ट है वो 500 ppm से ज्यादा होने नहीं चाहिए। नाइट्रेट है वो ड्रिंकिंग वाटर में 50 ppm जितने ही होने चाहिए, 50 ppm से ज्यादा होने चाहिए नहीं। उसके बाद अदर मेटल की मैं बात करूं तो जो आयरन है वो 0.2 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। आयरन के बाद मैंगनीज, एल्यूमिनियम, मैंगनीज है वो 0.05%। एल्यूमिनियम की भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो 0.2 होना चाहिए। कॉपर है वो 3% होना चाहिए हमारी वाटर में। जिंक और कैडमियम की भी हमें रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी 5% जिंक की हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें होना चाहिए। इन शॉर्ट हम लोग जो पानी पीते हैं वो पानी की जो TDS है वो मोर देन 300 एंड लेस देन 700 होना चाहिए। अभी हम लोग आरओ पानी पी रहे हैं, आरओ पानी की वजह से सब लोगों में B12 की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स की, जो सॉल्ट्स की हमें ज़रूरत है वो सॉल्ट्स से हमारी बॉडी को नहीं मिलते, फिर उसकी साइड इफेक्ट हमें होती है। तो क्लियर, TDS 300 से ज़्यादा TDS वाला पानी हमें पीना चाहिए। अभी हमारा आरओ है वो तो 100 या 150 TDS वाला पानी हमें देता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी है वो बहुत अच्छी तरह वर्क नहीं कर सकती, हम लोग थक जाते हैं, B12 हमारा कम हो जाता है। तो क्लियर, यहाँ पर है वो वाटर सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो खत्म होता है। और मेन एक चीज़ याद रखनी है कि ये वाली जो रेंज है वो रेंज आपको MCQ में पूछ लेते हैं। क्लियर, तो वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, बाकी आगे वाला जो टॉपिक है वो सॉइल पॉल्यूशन और ग्रीन केमिस्ट्री का है, उसकी डिटेल्स में स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।